हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिया लाइफ साइंसेज। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इससे पहले हमारे लेक्चर ज़रूर देखे होंगे, तभी ये लेक्चर देखिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लाइफ साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी ईटीसी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सेल को एनर्जी मेनली एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मिलती है। एटीपी को हम सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एटीपी बनता कैसे है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें NADH और FADH2 जैसे इलेक्ट्रॉन कैरीज मिलते हैं। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेकर आते हैं। ETC कहाँ होता है? ETC माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के रीजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ETC के कंपोनेंट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। ETC में एक्चुअली होता क्या है? दूसरे कैरियर तक ट्रांसफ़र होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के ड्यूरिंग एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एनर्जी डायरेक्टली ATP बनाने में यूज़ होते हैं। पहले इस एनर्जी को यूज़ प्रोटॉन्स यानी H+ आयंस को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करने के लिए किया जाता है। इससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट बाद में ATP बनाने में हेल्प करता है। ETC में कॉम्प्लेक्स ETC मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH हाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेटिव, और इनके अलावा दो इम्पॉर्टेंट मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरीज होते हैं, कोएंजाइम Q यूबिक्विनाइन और साइटोक्रोम C। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन NADH से आ रहा है तो NADH अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को देता है। NADH ऑक्सीडाइज होकर NAD+ बन जाता है। कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करता है और रिलीज एनर्जी का यूज़ करके H+ आयन को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटॉन्स पंप करता है। कॉम्प्लेक्स 2 अब FADH2 की बात करते हैं। FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस भी कहते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है लेकिन प्रोटॉन्स पंप नहीं करता, इसलिए FADH2 से ATP प्रोडक्शन NADH के कंपैरिजन में कम होती है। कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन फिर कोएंजाइम Q को ट्रांसफ़र होते हैं। कोएंजाइम Q को यूबिक्विनाइन भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 या कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 तक लेकर जाता है। सो सिंपल फ्लो याद रखो, कॉम्प्लेक्स 1 इज इक्वल टू कोएंजाइम Q, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 2 इज इक्वल टू कोएंजाइम Q, कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q से रिसीव होते हैं और फिर साइटोक्रोम C को ट्रांसफ़र होते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 भी एनर्जी का यूज़ करके H+ आयन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता है। सो प्रोटॉन पंपिंग कॉम्प्लेक्स 1 येस, कॉम्प्लेक्स 2 नो, कॉम्प्लेक्स 3 येस, कॉम्प्लेक्स 4 येस। ये CSIR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैचिंग क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आप हमारे साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए, या फिर ये PDF आपको हमारे WhatsApp चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट करके ले सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा तो हमारा सजेशन है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता CSIR नेट एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 पर पहुंचते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज कहते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है
ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और अल्टीमेटली वाटर H2O फॉर्म होता है। इसलिए ऑक्सीजन ETC के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब तक कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 ने H+ आयन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर दिया। अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई। मैट्रिक्स में H+ कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली लो है। इस डिफरेंस को हम प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं। अब प्रोटॉन नेचुरली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहेंगे, लेकिन H+ डायरेक्टली मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता। इसीलिए एक स्पेशल प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स होता है, ATP सिंथेस। ATP सिंथेस को हम कॉम्प्लेक्स 5 भी कहते हैं। ATP सिंथेस एक मॉलिक्यूलर मशीन की तरह काम करता है। H+ आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से ATP सिंथेस के थ्रू मैट्रिक्स में इंटर करते हैं। H+ के मूवमेंट से ATP सिंथेस रोटेट कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करता है और इसका यूज़ करके ADP + PI = ATP बनता है। इसी प्रोसेस को कीमोटॉक्सिस कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? अब मेन टाइटल का मेन एक्सप्लेनेशन करती हूँ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ NADH FADH2 इज कपल्ड विद फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP टू फॉर्म ATP। सिंपल वर्ड्स में NADH और FADH के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं, ATP सिंथेस के थ्रू ATP बनता है। इसलिए ETC + कीमोटॉक्सिस = ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक लाइन में पूरा ETC NADH FADH2 ETC इलेक्ट्रॉन फ्लो, प्रोटॉन पंपिंग, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेस, ATP और इलेक्ट्रॉन्स के फाइनल डेस्टिनेशन ऑक्सीजन वाटर। ये पूरा पाथवे आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर से कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा। हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।